सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनिल ढाका क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 11 जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय की बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रोज़ाना क्रम से पूरे सिलेबस का जो है अध्ययन इसी YouTube चैनल अनिल ढाका क्लासेज पे करने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट इस YouTube चैनल पर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके चैप्टर का पहले चैप्टर का जो नाम रहेगा वो रहेगा द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। प्यारे बच्चों, इस बार कुछ आपके सिलेबस में बदलाव भी किए गए हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए संपूर्णता से बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने जो नोट्स हैं वो तैयार किए गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपका वीडियो जो है वो रहने वाला है। आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यदि बात करें तो आपके टॉपिक आता है सजीवों के अभिलक्षण। कौन सा टॉपिक आता है? सजीवों के अभिलक्षण। प्यारे बच्चों, हम लोग सजीवों के अभिलक्षणों की जब बात करते हैं कि सजीव जो होते हैं उनमें कौन कौन से लक्षण जो है वो पाए जाते हैं, उनकी बात हम लोग करते हैं। तो सजीवों के लक्षणों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है? दो भागों के अंदर जो है वो बांटा गया है। जैसा कि एक नंबर जो आपका रहेगा वो रहेगा लाक्षणिक गुणधर्म और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा परिभाषित करने वाले गुणधर्म। प्यारे बच्चों, लाक्षणिक गुणधर्म क्या होते हैं और परिभाषित करने वाले गुणधर्म क्या होते हैं, उन सब की बात जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लाक्षणिक गुणधर्म, इन्हें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, सजीवों के ऐसे लक्षण जो उन्हें परिभाषित नहीं करते हैं, जो उन्हें क्या नहीं करते हैं? परिभाषित नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये जो लाक्षणिक गुणधर्म या सामान्य गुणधर्म जो होते हैं ये सजीवों को परिभाषित करें, अर्थात सजीवों के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझ रहे हो आप बात? दूसरे तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जैसे सजीव के अंदर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जबकि सजीव के अंदर होते होंगे लेकिन ये जरूर नहीं कि ये निर्जीव में नहीं होंगे, निर्जीव के अंदर भी हो सकते हैं। ऐसे ही दो लक्षण जो हैं वो हमारे सामने हैं। एक तो आपके दिया हुआ है, कौन सा? पहला तो आपके दिया हुआ है वर्दी और दूसरा जो है आपके दिया हुआ है जनन। ये ऐसे लक्षण हैं प्यारे बच्चों जो सजीवों को परिभाषित नहीं करते हैं। सजीवों को क्या नहीं करते हैं? परिभाषित नहीं करते हैं। और इसके बाद इन दोनों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में आते हैं परिभाषित करने वाले गुणधर्म। एक होता है लाक्षणिक गुणधर्म जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, एक होता है परिभाषित गुणधर्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये क्या होती है प्यारे बच्चों? सजीवों के वे गुण होते हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं, जो उन्हें क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, जो उन्हें क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। कहने का मतलब है जो सजीवों के अंदर पाए ही पाए जाएंगे। इन लक्षणों के बगैर या इन गुणधर्मों के बगैर सजीव नहीं कहला सकता, इसलिए इन्हें परिभाषित करने वाले या फिर विशिष्ट गुणधर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट गुणधर्म जो है वो कहा जाता है। तो इनकी बात करते हैं उदाहरणों की कि ये कौन कौन से होंगे परिभाषित करने वाले गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक तो होता है उपाप चयन, एक तो क्या होता है? उपाप चयन होता है। एक क्या होता है? कोशिकीय संगठन, उपाप चयन मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय संगठन मतलब कोशिकाओं का संगठन। एक होता है चेतना और एक होता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। हम लोग सब जैसे वर्दी, जनन, उपाप चयन, कोशिकीय संगठन, चेतना, इन सब की बात जो है वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्दी को क्यों रखा गया है, कि वर्दी को जो लाक्षणिक गुणधर्म है उनके अंदर क्यों रखा गया है, परिभाषित करने वाले गुणधर्मों में क्यों नहीं रखा गया। तो प्यारे बच्चों, वर्दी क्या होती है? भाई शरीर के आकार में, शरीर के आकार में, शरीर की संख्या में, शरीर के आयतन में, शरीर की लंबाई में और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर जब बढ़ोतरी होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्दी बोलते हैं।
जैसे हम एक छोटी सी कोशिका युग्मनज से हमारा इतना बड़ा विशालकाय शरीर जो है वो आज बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, वर्दी किसे कहेंगे? संख्या, आकार, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके अंदर जो इनकी संख्या जो बढ़ती है, आकार बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्दी कहते हैं। तो सभी सजीव जो होते हैं वो वर्दी करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं? वर्दी जो है वो प्यारे बच्चों करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं? वर्दी करते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर वर्दी जो होती है वो कोशिका विभाजन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सेल डिवीजन द्वारा होती है। क्या होता है? एक कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। ये भी आपके एक यूनिट पूरी रहने वाली है, ठीक है ना। और इस यूनिट के अंदर तो हम लोग जीव जगत की बात करेंगे, इसके बाद में जीवों का वर्गीकरण करेंगे, तीसरा चैप्टर आपके वनस्पति जगत रहेगा और चौथा चैप्टर आपके जंतु जगत रहेगा। तो क्या बात चल रही थी हमारी कि बहुकोशिकीय जीव में जो वर्दी होती है वो कोशिका विभाजन द्वारा होती है। कैसे होती है वो देखिए आप लोग, किस प्रकार से ये वर्दी जो है वो होती है। देखिए वर्दी जो है वो किस प्रकार से होती है। तो ये मान लीजिए एक पौधा है, बहुकोशिकीय पौधा है, और ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करने से इसकी संख्या में इनकी कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ रही है और साथ साथ इसका आकार भी बढ़ रहा है। तो ये एक छोटा सा पौधा था जो एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले लिया है। तो इसी को हम लोग बहुकोशिकीय पौधों में क्या कहेंगे? वर्दी जो है वो कहेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करें आगे, तो आगे प्यारे बच्चों चलते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं। बहुकोशिकीय जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पादप और एक होते हैं प्राणी। इसके अलावा फंजाई भी आते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बात अभी नहीं कर रहे। मुख्य रूप से दो प्रकार के जो है वो आपके होते हैं। एक तो होते हैं पौधे और एक होते हैं पादप। एक तो होते हैं पौधे या पादप और दूसरे होते हैं प्राणी या जंतु। देखो पौधों के अंदर आप लोग देखते हो पौधा जीवन भर वृद्धि करता रहता है, उसको हम काटते रहते हैं, वो वृद्धि करता रहता है। तो प्यारे बच्चों, पादप जितने भी हैं उनमें जीवन पर्यंत वृद्धि चलती रहती है, ठीक है ना। उनको जितना हम काटेंगे वो उतनी ही वृद्धि करेगा। जैसे आप लोग देखते हो हम लोग खिचड़ी वगैरह छानते हैं, ठीक है ना, उनको कटाई करते रहते हैं समय समय पर, वो वापस अपने कुछ समय बाद वापस वैसा ही विशालकाय जो है वो बन जाता है। तो पादपों के अंदर जो है वृद्धि जो है वो असीमित होती है, ठीक है ना, कोई उसकी सीमा नहीं होती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग प्राणियों में बात करें तो उनमें निश्चित आयु तक, जैसे किशोरावस्था तक एक जो वृद्धि है वो मानव के अंदर पाई जाती है। तो जंतुओं के अंदर एक निश्चित अवधि होती है, उसी के अंदर रहकर वो अपना जो है वृद्धि जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार हम लोग इसको बोलेंगे कि एक सीमा होती है वृद्धि की, उस सीमा के बाद में जो है वृद्धि नहीं हो पाती। अर्थात कैसी वृद्धि होती है? सीमित वृद्धि होती है। और पादपों में मैंने कैसा बताया? असीमित वृद्धि जो है वो होती है। इसके बाद में देखिए हम लोग आगे बात करते हैं एक कोशिकीय जो जीव है। मैंने नोट के अंदर इस बात को लिखा है कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, कौन से जीव? एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, ठीक है ना, यूनिसेलुलर, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से ही बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय बोलते हैं। और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय कहलाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में जो वृद्धि होती है वो सेल डिवीजन द्वारा ही होती है, कोशिका विभाजन द्वारा। जैसे ये हमने कोई पात्र लिया है, पात्र के अंदर एक कोशिका डाल दी है, ठीक है ना, जिसे हम लोग इन विट्रो या पात्रे संवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो जो है वो कहा जाता है, या फिर आप इसको पात्रे संवर्धन जो है वो बोल सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें विभाजन हो रहा है पात्रे संवर्धन के अंदर, तो देखिए बहुत सारी कोशिकाएं आपको इस पात्र के ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये कब दिखाई देंगी? जब हम एक माइक्रोस्कोप लेंगे और माइक्रोस्कोप में जब इनको देखेंगे तो हमें बहुत सारी कोशिकाएं दिखेंगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो एक कोशिका होती है वो बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है, तो इसे ही हम लोग वृद्धि कहेंगे। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दे रखी है प्यारे बच्चों, वो क्या दे रखी है कि निर्जीव भी आकार में वृद्धि करते हैं। जो निर्जीव होते हैं वो भी क्या करते हैं? आकार में वृद्धि करते हैं। और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम लोग
सजीवों को वर्दी को सजीवों का परिभाषित करने वाला गुण नहीं मान सकते। दिमाग में आ रहा होगा सर निर्जीव कहाँ वर्दी करते हैं, तो प्यारे बच्चों निर्जीव भी वर्दी जो है वो करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। यदि हम लोग बात करें तो वर्दी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आंतरिक वर्दी, एक होती है बाह्य वर्दी, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ होती है शरीर के अंदर से कोशिकाएं विभाजित हो रही हों। मान लीजिए कोई कोशिका है वो विभाजित होकर कोशिकाएं बना रही है। जैसे ये मान लीजिए एक कोशिका है, अब इसी से विभाजित होकर कोशिकाएं बन रही हो, इसी से विभाजित होकर कोशिकाएं बन रही हो और अगर वर्दी हो रही हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक वर्दी जो है वो कहेंगे। लेकिन बाह्य वर्दी जब बाहर से आकर, जैसे मान लीजिए कोई ये स्थान है, इसमें बाहर से आकर कोई कण जुड़ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक विशालकाय संरचना बना रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो खेत के अंदर पहले कई सालों पहले वहाँ पे टीले नहीं होते हैं, जिन्हें हम टिब्बे बोलते हैं, रेत के टिब्बे। वो धीरे धीरे रेत के कण एक जगह जमा होने पर वहाँ पे रेत के टीले बन जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार की वर्दी है जिसे हम लोग बाह्य वर्दी कहते हैं, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में एकत्रित होते हैं, बाहर से आकर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाते रहते हैं। तो उदाहरण क्या होगा, रेत के टीले। तो ये निर्जीव होते हैं लेकिन वर्दी होती है इनमें। इसीलिए इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, परिभाषित करने वाले गुणों के अंदर ना रखकर इसको किसके अंदर रख दिया, लाक्षणिक गुणधर्म के अंदर रख दिया। तो प्यारे बच्चों ये आपके वर्दी का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे, अगला जनन। प्यारे बच्चों जनन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। तो आप सभी लोग जानते हो जनन किसे कहते हैं, कि माता पिता द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। और माता पिता को क्या कहेंगे हम लोग, जनक बोलते हैं। माता पिता को क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। इनके द्वारा अपने समान संतति, संतति को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है वो कहा जाता है। प्यारे बच्चों माता पिता के द्वारा अपने समान, जैसे हमारे माता पिता ने हम लोगों को जन्म दिया, तो वो एक जनन की प्रोसेस थी। कुछ जीवों में जनन नहीं होता। अब देखिए शुरुआत याद कीजिए, जब हमने वीडियो शुरू किया था तो मैंने कहा था कि वर्दी और जनन को हम लाक्षणिक गुणधर्म में रखेंगे, ना कि परिभाषित करने वाले गुणधर्मों में, अर्थात सामान्य गुणधर्मों में हमने रखा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने सजीव हैं वो जनन करें। हाँ ये जरूर है कि निर्जीव जनन नहीं करते, लेकिन कुछ सजीव भी ऐसे हैं जो जनन नहीं करते, कुछ सजीव भी ऐसे हैं जो जनन नहीं करते। जैसे कामगार मक्खी है, खच्चर है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग किन्नर जिन्हें बोलते हैं वो भी जनन की क्रिया नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों वो सजीव तो हैं, सजीव तो हैं लेकिन जनन नहीं करते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाक्षणिक गुणधर्मों के अंदर रखा जाता है। जनन को हम जीवों का परिभाषित करने वाला गुणधर्म जो है वो नहीं मान सकते, ये बात आपको मैंने बता दी है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, एक महत्वपूर्ण चर्चा करें, और वो महत्वपूर्ण चर्चा क्या है, वो ये है एक कोशिकीय जीव में जो यूनिसेलुलर होते हैं, कौन होते हैं, यूनिसेलुलर जो होते हैं, उनमें वर्दी और जनन पारस्परिक क्रियाएं हैं। यह शब्द आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। इनक्लूसिव प्रोसेस, कैसे इसको समझिए कि देखिए एक कोशिका है, पूरा जीव एक कोशिका है, जैसे अमीबा है, ठीक है ना, पैरामीशियम है, या बैक्टीरिया जो है उनकी एक ही कोशिका होती है। वैसे बैक्टीरिया के अंदर तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, पूरी यूकैरियोटिक कोशिका भी नहीं होती, हम आगे वाले चैप्टर के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जो एक कोशिका होती है उसमें विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन होता है। जैसे आप ये कोशिका देख रहे हो, इसमें विभाजन हो रहा है, तो एक से कितनी बन रही हैं, दो कोशिकाएं बन रही, तो संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी। संख्या में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है, वृद्धि। और एक से दो हो जाना मतलब ये जनक हो गया और ये इसकी संततियां हो गई। एक से दो हो जाना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जनन को भी हम लोग परिभाषित करने वाला गुणधर्म जो है वो नहीं मान सकते। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, उपापचयन की। ये आपके दो लाक्षणिक गुणधर्म थे जिनकी हमने बात जो है वो विस्तार से कर ली है। इसके बाद में आपके आता है लाक्षणिक गुणधर्म। प्यारे बच्चों लाक्षणिक गुणधर्म कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आते हैं आपके परिभाषित करने वाले गुणधर्म में। पहला आता है आपके उपापचयन। आप सभी ने 10वीं क्लास तक इसका बहुत अच्छे से नाम जो है वो सुना है। इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है,
मेटाबॉलिज्म। ये समस्त जीवधारियों में पाया जाता है, इसीलिए इसको परिभाषित करने वाला गुणधर्म कहा जाता है। उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपके कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की ये होती हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। एक तो होती है अपचय और एक होती है उपचय। एक तो होती है मेटाबॉलिज्म के 2 प्रकार, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। इन दोनों की हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं कि अपचय क्या होता है और उपचय जो है वो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करते हैं वो किसकी करते हैं? उपचय की करते हैं। एनाबॉलिज्म की जो है वो चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, एनाबॉलिज्म की चर्चा हम लोग जब करते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे सरल कार्बनिक पदार्थ या सरल अणु जो है, सरल कार्बनिक अणु जो है वो मिलकर क्या कर लेते हैं? जटिल अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपको बहुत सारे एमिनो एसिड दिख रहे हैं, बहुत सारे क्या दिख रहे हैं आपको? एमिनो एसिड दिख रहे हैं। ये मिलकर क्या करते हैं? जटिल अणु का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके उपचय जो है वो कहा जाता है, एनाबॉलिज्म जो है वो कहा जाता है। दूसरी तरफ अपचय, कैटाबॉलिज्म, ये क्या शब्द है? कैटाबॉलिज्म, CATBOLISM, कैटाबॉलिज्म। ये क्या होते हैं कैटाबॉलिज्म? इसमें क्या होगा? एक जटिल अणु जो होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु जो है वो सरल अपघटन होकर किस में बदल जाएंगे? सरल कार्बनिक अणुओं के अंदर बदल जाएंगे। जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन पहले हमने पढ़ा कि बहुत सारे एमिनो एसिड से बनी, बहुत सारे किससे बनी? एमिनो एसिड से बनी। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें अपचय की, कैटाबॉलिज्म की, तो उसके अंदर क्या होगा? जो जटिल अणु है प्रोटीन, उसका अपघटन हो जाएगा और वो टूट के फिर से एमिनो एसिड में बदल जाएगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचय बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, उपापचय, मेटाबॉलिज्म सजीवों को परिभाषित करने वाला गुण है, क्योंकि ऐसा कोई सजीव नहीं है जिसके अंदर उपापचय क्रिया नहीं होती हो। और उपापचय क्रियाएं जब नहीं होंगी तो वो मृत हो जाएगा, तब उसको हम लोग निर्जीव बोल सकते हैं। प्रत्येक सजीव के अंदर जो जीवित है उसके अंदर उपापचय क्रियाएं जो है वो पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगला कोशिकीय संगठन। अगला क्या है प्यारे बच्चों? कोशिकीय संगठन। किसकी बात करते हैं? कोशिकीय संगठन की जो है वो चर्चा करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। तो समस्त जीवधारी जितने भी सजीव हैं उनका शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? कोशिका से। एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, सबका शरीर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? कोशिका से। तो इसीलिए कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल कोशिका से बने हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, बैक्टीरिया। कुछ ऐसे हैं जो कोशिकाओं से मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बना लेते हैं, जैसे प्रोटिस्टा, बहुकोशिकीय। कुछ ऐसे हैं जो जिनमें उत्तक पाए जाते हैं, जैसे फंजाई है। कुछ ऐसे हैं उत्तकों से मिलकर अंग बनते हैं, जिनमें अंग पाए जाते हैं, जैसे प्लांटी हो गया। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अंग तंत्र पाए जाते हैं, अंग मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे मानव हो गया, जंतु जितने भी हैं उनमें अंग तंत्र पाया जाता है। और ये पूरा होने के बाद एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, या पूरे शरीर का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ये था आपके कोशिकीय संगठन। तो ये सजीवों को परिभाषित करने वाला गुणधर्म होता है। ये क्या होता है? सजीवों को परिभाषित करने वाला गुणधर्म जो है वो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगला चेतना। देखिए, चेतना हम लोग कई बार मारवाड़ी भाषा में बोल भी देते हैं कि चेते में रहो। किस में रहो? चेते में रहो। तो वही है ये चेतना। जब कोई बाहर से कोई उद्दीपन आता है, कोई स्टिमुल्स काम करता है, तो हम लोग उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। मान लीजिए कोई जीव है और उस कोई उद्दीपन है, तो जैसे उद्दीपन का मतलब क्या है? कोई आवाज़ दे रहा है, कोई गंध आ रही है, ठीक है ना, कोई टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर
कुछ और कुछ हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं। उन्हीं उद्दीपनों के कारण क्या होगा, हम लोग उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बात करते हैं आगे स्वेंदी अंग। स्वेंदी अंग क्या होंगे, जैसे मानव के अंदर 5 स्वेंदी अंग जो है वो होते हैं। कितने स्वेंदी अंग, 5 स्वेंदी अंग जो है वो होते हैं। एक तो होता है आँख, जिसके द्वारा हम लोग क्या काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। आँख के द्वारा हमें दिखाई देता है, तो प्रकाश की किरणें आती हैं आंखों में, हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति सामने आता है या कुछ भी जो देख रहे हैं वो देखते हैं। नाक के द्वारा हम गंध महसूस करते हैं कि दुर्गंध है या सुगंध है। ग्रहण अंग पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा गंध की पहचान की जाती है। कान के द्वारा सुनाई देता हमें क्या देता है, सुनाई देता है। कोई आवाज़ दे रहा है तो वो उद्दीपन है, वो हमारे कानों तक आया, फिर हमने उसकी तरफ देखा, उसको फिर से जवाब दिया, तो वो क्या थी, प्रतिक्रिया थी। ठीक है ना। त्वचा, त्वचा से हम लोग स्पर्श का ज्ञान होता है। हमारे शरीर को कोई टच करता है तो हमें महसूस हो जाता है, तो वो भी स्वेंदी अंग। जीभ, जीभ से हम लोग किसका ज्ञान करते हैं, स्वाद का। जैसे ये जीभ है, इसमें बहुत सारी स्वाद कलिकाएँ जो है वो पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएँ, जिनसे हमें टेस्ट का पता चलता है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, तो उसका हमें पता जो है वो चलता है। इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे, पौधे भी प्रकाश, पानी, प्रदूषक आदि बाह्य कारकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आप लोग देखते हो ज़्यादा सर्दी होने पे जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, या फिर हम लोग कहीं तो ख़राब हो जाती हैं। ज़्यादा पानी मिलने पर भी पौधा खराब हो जाता है, कम मिलने पर भी खराब हो जाता है। तो इनके प्रति प्रकाश हो चाहे प्रदूषक हो, इनके प्रति पौधे भी जो है वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। प्रोकैरियोटिक से लेकर चाहे उच्चतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव जो है वो पर्यावरणीय संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। क्या मतलब है कि पर्यावरण के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके प्रति, चाहे प्रोकैरियोटिक, चाहे जीवाणु से लेकर बड़े से बड़ा, चाहे ब्लू व्हेल क्यों ना हो, चाहे हाथी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जो यूकैरियोटिक है उसके उस तक जो है पर्यावरण से जितने भी संकेत आते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। चाहे वो टेम्परेचर हो, फिर चाहे वो आपके सर्दी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, उनके प्रति वो रिस्पॉन्स करते हैं। मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत है। स्वयं से क्या है, अवगत है, अर्थात स्वयं के बारे में जानता है, अर्थात सचेतन है। स्वयं के बारे में जानता है कि मैं ऐसा हूँ, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये सब सचेतन की जो ज्ञान होता है वो केवल मानव के अंदर ही है, मानव के अलावा किसी प्राणी में अब तक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके जो सजीवों के अभिलक्षण वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम आगे अगले टॉपिक की जो है वो बात करेंगे, जिसका आपका नाम आगे रहेगा जीव में विविधता। किसका रहेगा, जीव में विविधता वाला टॉपिक जो है वो रहने वाला है। ठीक है ना। एक प्रश्न मैंने बनाया है कि कोमा में गए हुए व्यक्ति को सजीव कहेंगे या निर्जीव। कि कोई व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोमा के अंदर चला गया है, तो क्या उसको निर्जीव बोलेंगे या सजीव। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमेशा ही उसको हम क्या बोलेंगे, सजीव ही बोलेंगे। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सजीव ही बोलेंगे। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है वो आता है, अगला टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, देखिए नाम क्या आपके टॉपिक का, जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीव जगत में विविधता। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या है। देखिए आप लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ के आए हो, जीव विविधता, कि पृथ्वी पर कोई एक ही जीव नहीं है या एक जैसे ही जीव नहीं है। बहुत सारे पादप हैं, बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। इनकी लाखों प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। एक ही, जैसे हम लोग पादपों की बात करें तो पादपों को भी 5 भागों में बांटा है, उन 5 भागों की भी बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। उसी प्रकार जंतुओं को नॉन कोडेटा और कोडेटा, उनके अंदर भी बहुत सारे जंतु आते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग उनकी संरचनाएं होती हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी पर इस प्रकार से पाई जाने वाली जातियां तथा उनके प्रकारों को ही हम लोग जीव में विविधता बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जीव में विविधता। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जातियों तथा उनके प्रकारों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीव जगत में विविधता जो है वो कहा जाता है।
और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि अब तक ज्ञात तथा वर्णित जातियों की संख्या लगभग कितनी है। तो प्यारे बच्चों 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं, ठीक है ना। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो लगभग 17 से 18 लाख प्रजातियां अब तक ज्ञात कर ली गई है, चाहे वो जंतु हो फिर पादप हो। जैसे पादपों में आवर्तबीजी पादपों की बात करें तो लगभग 2 लाख जातियां हैं। जो पुष्पी पादप है ना, हमारे आसपास जितने भी हैं जिन पे पुष्प लगते हैं, वो केवल एक ही वर्ग है आवर्तबीजी, उनकी लगभग 2 लाख प्रजातियां। कितनी है? 2 लाख। तो टोटल लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे, जो है जीवों का नामकरण। जो क्या है? जीवों का नामकरण, कि जितने भी जीव रखे गए हैं उनके वैज्ञानिक नामों को किस प्रकार से लिखा गया है, क्या उनके नियम होते हैं, कैसे हम उनको लिखते हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, उन सब की बात जो है हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आपका कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला वीडियो जब तक आता है तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।